हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 7th विक्टोरियन एज के कुछ इम्पॉर्टेंट पोएट्स को। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपका क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त में नीचे दिए गए विक्टोरियन एज के कवियों के बारे में डिस्कस करिए। आइए जानते हैं कौन कौन से विक्टोरियन एज के पोएट हैं। तो पहला है आपका अल्फ्रेड टेनिसन, सेकंड रॉबर्ट ब्राउनिंग और थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए आज पार्ट फर्स्ट में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी देखना न भूलें, क्योंकि पार्ट सेकंड में रॉबर्ट ब्राउनिंग को और पार्ट थर्ड में मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए जानते हैं सबसे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। लेट्स सी द आंसर। टेनिसन इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। टेनिसन विक्टोरियन एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कहे जाते हैं। हिज पोएट्री इज अ रिकॉर्ड of the intellectual and spiritual life of the time। उनकी कविता उस समय के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन के रिकॉर्ड हैं, यानी अभिलेख हैं। Being a careful student of science and philosophy, दर्शन और विज्ञान का केयरफुल स्टूडेंट होने के नाते he was deeply impressed, वो गहराई से प्रभावित हुए थे। बाय द न्यू डिस्कवरीज एंड स्पेक्यूलेशंस, किसके द्वारा प्रभावित हुए थे? न्यू डिस्कवरीज, नए नए आविष्कारों के द्वारा, और स्पेक्यूलेशंस का मतलब होते हैं नई अटकलों के द्वारा वो डीपली इम्प्रेस्ड हुए थे। विच वर अंडरमाइनिंग द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जो रूढ़िवादी धर्म को कमज़ोर कर रहे थे, यानी अंडरमाइनिंग कर रहे थे। एंड गिविंग राइज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज, और सभी प्रकार के डाउट्स मतलब संदेह और डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों को जन्म दे रहे थे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विच बिलीव्ड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन के विकास के सिद्धांत, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबसे योग्य की उत्तरजीविका, स्पेशली अपसेट एंड शुक द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस फेथ, ने विशेष रूप से धार्मिक नींव के विश्वास को हिला दिया था, यानी शुक कर दिया था और अपसेट कर दिया था। 10 इस प्रकार देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष पैदा हुआ, किसके बीच में? बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के बीच में संघर्ष पैदा हुआ। डाउट एंड फेथ, संदेह और विश्वास के बीच संघर्ष पैदा हुआ। मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद के बीच में संघर्ष पैदा हुआ। दीज टू वॉइसेस ऑफ विक्टोरियन एज आर परपेचुअली हियर्ड इन टेनिसन्स वर्क। विक्टोरियन एज की ये दो आवाज़ें टेनिसन के काम में हमेशा सुनाई देती हैं। इन मेमोरियम, दोस्तों यह इन मेमोरियम टेनिसन की एक एलिजी है। एलिजी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि जो
दुख से भरी हुई कविताएं होती हैं उनको हम एलिजी कहते हैं। और एलिजी में किसी न किसी जो एलिजी होती हैं वो लिखी जाती हैं किसी के मौत के ऊपर। तो टेनिसन की एक एलिजी पोयम है जिसका नाम है इन मेमोरियम। मोर देन इन एनी अदर कंटेम्परेरी लिटरेरी वर्क, इन मेमोरियम में किसी भी कंटेम्परेरी यानी समकालीन साहित्यकार की तुलना में वी रीड ऑफ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, हम महान संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। और ये महान संघर्ष किस किस के बीच में था? बिटवीन फेथ एंड डाउट, यानी विश्वास और संदेह के बीच में। दो ही इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल गोइंग ऑन इन नेचर, यद्यपि वह नेचर में चल रहे निरंतर संघर्ष से बहुत परेशान है। विच इज रेड इन टूथ एंड क्लॉ, जो टूथ मतलब दांत और क्लॉ मतलब पंजा, जो दांत और पंजे में रेड है, लाल है। हिज बिलीफ इन एवोल्यूशन स्टडीज एंड एनकरेजेस हिम, विकास में उसका योगदान उसे स्थिर और प्रोत्साहित करता है, यानी स्टडीज करता है और एनकरेजेस करता है। एंड हेल्प्स हिम टू लुक बियॉन्ड द स्ट्रगल टूवर्ड्स द वन फार ऑफ डिवाइन इवेंट टू विच द होल क्रिएशन मूव्स, और उसे संघर्ष से परे एक दूर की दिव्य घटना की ओर देखने में हेल्प करता है जिसकी ओर पूरी सृष्टि चलती है। पैराग्राफ नेक्स्ट है। टेनिसन्स पोएट्री इज सो मच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट एज, टेनिसन की जो कविताएं हैं अपने एज को वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। दैट अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इट कैन हेल्प अस टू राइट इट्स हिस्ट्री, जो उसका क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक अध्ययन हमें उसका इतिहास लिखने में मदद करता है। 10 इस प्रकार हिज लॉक्सले हॉल ऑफ 1842, दोस्तों लॉक्सले हॉल जो है टेनिसन की एक पोयम है, रिफ्लेक्ट्स द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ द यंग इंग्लैंड एंड इट्स फेथ। इस प्रकार 1842 का उसका लॉक्सले हॉल युवा इंग्लैंड की बेचैन भावना और उसके विश्वास को दर्शाता है। इन साइंस, कॉमर्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, किसमें? विज्ञान, वाणिज्य और मानव जाति की उन्नति में। इन लॉक्सले हॉल 60 years after 1866, the poet gives expression to the feeling of revulsion aroused against the new scientific discoveries. लॉक्सले हॉल 60 years after में कवि ने नई वैज्ञानिक खोजों के खिलाफ पैदा हुए विद्रोह की भावना को अभिव्यक्त किया। which threatened the very foundations of religion, जिसने धर्म की नींव को खतरे में डाल दिया था। and against commerce and industry, which had give rise to some very ugly problems as a result of sordid greed of gain है। और वाणिज्य और उद्योग के खिलाफ जिसने लाभ के घिनौने लालच के परिणाम स्वरूप कुछ बहुत ही बदसूरत समस्याओं को जन्म दिया था। इन द प्रिंसेस, ये भी एक टेनिसन की पोयम है। टेनिसन डेल्ट विद एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट ऑफ द हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। द प्रिंसेस में
टेनिसन ने उस समय की एक महत्वपूर्ण समस्या से निपटा, और वो जो महत्वपूर्ण समस्या से निपटा था वो समस्या कैसी थी? महिलाओं की उच्च शिक्षा को लेकर। एंड देयर प्लेस इन द फास्ट चेंजिंग कंडीशंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और आधुनिक समाज की तेजी से बदलती परिस्थितियों में उनका स्थान। इन मॉड, दोस्तों ये मॉड टेनिसन की एक फेमस पोयम है। ही गेव एक्सप्रेशन टू द पैट्रियोटिक पैशन अराउज्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्रीमियन वॉर। मॉड में उन्होंने क्रीमिया युद्ध के कारण पैदा हुए देशभक्ति के जुनून को अभिव्यक्त किया। इन इडल्स ऑफ किंग्स, ये भी एक टेनिसन की पोयम है। इन स्पाइट ऑफ इट्स मिडिवल मशीनरी, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स वर डेल्ट विद बाय द पोएट। इडल्स ऑफ किंग्स में इसकी मध्ययुगीन मशीनरी के बावजूद कवि ने समकालीन समस्याओं से निपटारा पाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। टेकिंग टेनिसन्स पोएट्री एज अ होल, टेनिसन की पोएट्री को समग्र रूप से देखें तो वी फाइंड दैट इन स्पाइट ऑफ वैराइटीज ऑफ मूड्स, हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के मूड के बावजूद इट इज़ एन एक्सपोजिशन ऑफ द कॉशंस स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन लिबरलिज्म। यह विक्टोरियन उदारवाद, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, यह विक्टोरियन उदारवाद की सतर्क भावना का एक उदाहरण है। ही वॉज इसेंशियली द पोएट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो टेनिसन है इसेंशियली मतलब मुख्य रूप से, पोएट मतलब कवि हैं। किसके कवि हैं? लॉ मतलब कानून के, ऑर्डर मतलब व्यवस्था के कवि हैं, और साथ साथ किसके कवि हैं? एज वेल एज ऑफ प्रोग्रेस, और प्रगति के कवि हैं। ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन। टेनिसन इंग्लिश ट्रेडिशन मतलब परंपरा के ग्रेट एडमायरर हैं, यानी महान प्रशंसक थे। एंड दो ही बिलीव्ड इन डिवाइन एवोल्यूशन ऑफ थिंग, और चीज़ों के दैवीय विकास में बिलीव्ड मतलब विश्वास किया करते थे। टेनिसन लिखते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, बहुत फेमस लाइन है ये, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यानी पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई व्यवस्था उसके स्थान पर आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान अनेक तरीकों से अपने आप को परिपूर्ण करता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा, अच्छी प्रथा इस संसार को भ्रष्ट कर दे। ही वॉज लाइक अ ट्रू इंग्लिश मैन अगेंस्ट एनीथिंग दैट स्मैक्ड ऑफ रेवोल्यूशन। इसलिए टेनिसन एक अंग्रेज की तरह ऐसी किसी भी चीज़ के खिलाफ था जिसमें क्रांति की बू आती है। देखते हैं अगला पैराग्राफ। बट द रियल ग्रेटनेस ऑफ टेनिसन एज अ पोएट, एक कवि के रूप में टेनिसन की जो महानता है, ग्रेटनेस है, लाइज इन इज बीइंग अ सुप्रीम आर्टिस्ट, वो सुप्रीम आर्टिस्ट में निहित है। द आइडियाज contained in his poems are often condemned by his critics as commonplace. उनकी कविताओं में निहित विचारों की अक्सर उनके आलोचकों के द्वारा यानी क्रिटिक्स के द्वारा सामान्य रूप से निंदा की जाती है। एंड ही इज बिरेटेड एज अ शालो थिंकर, और उन्हें यानी टेनिसन को एक शालो थिंकर मतलब उथले विचारक के रूप में धिक्कारा जाता है। बट नो वन कैन डिनाई हिज ग्रेटनेस एज एन आर्टिस्ट, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी महानता को नकारा नहीं जा सकता है। ही इज परहैप्स आफ्टर मिल्टन द मोस्ट कॉन्सेंटियस एंड एकम्प्लिश्ड पोएटिक आर्टिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। वह शायद मिल्टन के बाद
अंग्रेजी साहित्य में सबसे ईमानदार और निपुण काव्य कलाकार हैं। ही इज नोटवर्दी फॉर द इवन परफेक्शन ऑफ हिज स्टाइल एंड हिज वंडरफुल मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। वह अपनी शैली की समता, पूर्णता और भाषा पर अपनी अद्भुत महारत के लिए उल्लेखनीय है। विच इज एट वंस सिंपल एंड ऑर्नेट, जो सिंपल है और ऑर्नेट मतलब अलंकृत है। मोर ओवर देयर इज एन एक्सक्यूसाइट एंड वेरिड म्यूजिक इन हिज वर्स। इसके अलावा उनकी कविता में एक उत्कृष्ट और विविध संगीत मौजूद है। इन पोइटिक स्टाइल, यानी पोइटिक स्टाइल में ही हैज शोन ए, मतलब उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? यूनिफॉर्म मास्टरी, यानी एक समान महारत को उन्होंने दिखाया। विच इज नॉट सरप्रास्ड बाई एनी अदर इंग्लिश पोएट एक्सेप्ट शेक्सपियर, जिसे शेक्सपियर के अलावा किसी अन्य अंग्रेजी कवि ने पार नहीं किया था। एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में, टेनिसन हैज़ एन इमेजिनेशन लेस ड्रामेटिक देन लिरिकल। टेनिसन की कल्पना लिरिकल की तुलना में कम नाटकीय है, यानी लेस ड्रामेटिक है। एंड ही इज यूजुअली एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज किंडल्ड बाय पर्सनल इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंस। और वह आमतौर पर तब सबसे अच्छा होता है जब वह व्यक्तिगत भावना से प्रेरित होता है। इट इज़ हिज फाइन टैलेंट, ये टेनिसन का फाइन टैलेंट है फॉर लिरिक के लिए, विच गिव्स हिम अ हाई प्लेस, जो इसको एक उच्च स्थान देता है अमॉन्ग द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश वर्स के मास्टर्स के बीच में टेनिसन को सबसे महान स्थान प्रदान कराता है। सम ऑफ हिज शॉर्टर पीसेस मतलब उनके काव्य के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, सच एज, जैसे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, टेनिसन की बहुत फेमस पोयम है। टीयर आइडल टीयर्स, ये भी एक पोयम है। क्रॉसिंग द बार, ये भी एक पोयम है। आर एमोंग द फाइनेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिस्टिंक्शन ऑफ म्यूजिक एंड इमेजरी, अपने संगीत और कल्पना की विशिष्टता के कारण बेहतरीन अंग्रेजी गीतों में से एक है। पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के दौरान, टेनिसन वॉज कंसीडर्ड, टेनिसन को समझा जाता है किसके रूप में? एज एन ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज एज, अपनी उम्र का ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में टेनिसन को समझा जाता है। बट आफ्टर हिज डेथ ए रिएक्शन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, लेकिन हुआ क्या कि बट आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के पश्चात उनके खिलाफ एक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, प्रतिक्रिया स्टार्ट हो गई। एंड ही वॉज गिवन अ मच लोअर रैंक, और उनको लोअर रैंक प्रदान की गई अमॉन्ग द इंग्लिश पोएट, अंग्रेजी कवियों के बीच में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय बीतने के साथ साथ टेनिसन्स पोएट्री रीगेन्ड इट्स लॉस्ट पोजीशन, टेनिसन की कविता ने अपना खोया हुआ स्थान वापस पा लिया। रीगेन्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना। एंड एट प्रेजेंट हिज प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड इज सेक्योर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ हिज वर्स। और वर्तमान में इंग्लैंड के सबसे महान कवियों में से एक के रूप में उनका स्थान मुख्य रूप से उनकी कविता की कलात्मक पूर्णता के कारण सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थे विक्टोरियन कवि ए.एल. टेनिसन पर एक छोटी सी जानकारी। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट सेकंड में, यानी अगले विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग पर। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।